हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर वाली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवीय आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 के विज्ञान विषय को और उसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला अपना चैप्टर है वो हमने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया था। अब बारी है इनके पाठ्यगत प्रश्नों की और उसके बाद हम करने वाले हैं उसके अभ्यास प्रश्नों को। एक एक चीज़ आपको यहाँ पर करवाई जाएगी और पूरा सिलेबस अंत तक हम आपको लेके जाएंगे। अब ये पाठ्यगत प्रश्न इनको शुरू करने से पहले अगर आप अरावली पाठशाला पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उससे जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको ये जो सारी PDF है वो आपको मिल जाएगी, उससे आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पाठ्यगत प्रश्न, सबसे पहला अपना प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो हमने क्या किया था, जब हमने पाठ पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम रिबन को लिया था। क्या लिया था, मैग्नीशियम रिबन। और इस मैग्नीशियम रिबन को क्या किया था, हमने जलाया था। क्या किया था, जलाया था। और इस मैग्नीशियम रिबन को अपन ने जलाया था और जलाने से क्या हुआ था कि इसका ऑक्साइड प्राप्त हुआ था। ऑक्सीजन के साथ इसको अभिक्रिया करवाई थी और क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड अपना प्राप्त हुआ था। ये हमने किया था और ये आपको मैंने याद करने के लिए भी बोला था, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको प्राप्त हुआ। अब इसको जलाने से पहले हमने क्या किया था, इस मैग्नीशियम रिबन को क्या किया था, रेगमाल से साफ किया था। रेगमाल क्या होता है कि एक खुरदरी सा चीज़ होता है, जैसे कि अपने घर पर पुट्टी वगैरह करते हैं उससे पहले कास्ट पेपर से सतह क्या हो जाती है, उसकी खुरदरी हो जाती है। अब मान लो अपन इस मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पर लेते हैं, ये है अपने पास मैग्नीशियम रिबन। अब ये बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इसकी सरफेस लेने से पहले क्या होगा कि इसके ऊपर कुछ न कुछ या तो ऑक्साइड पहले से बना हुआ होगा थोड़ी बहुत मात्रा में, और इसके ऊपर धूल मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है। जब उसको अपन रेगमाल से साफ करते हैं तो पहली चीज़ तो वो हट जाएगी। तो पहला क्या होगा कि अशुद्धियाँ हट जाएगी, ठीक है। उत्तर लिखते समय आपको कौन कौन सी चीज़ें सिर्फ याद रखनी है वो एक एक वर्ड में आपको बता। अशुद्धियाँ हट जाएगी, पहली चीज़ अशुद्धियों के बारे में। अब दूसरी चीज़ क्या है कि रेगमाल से अपन इसको घिसेंगे तो क्या होगा कि अब देखो ये तो है एक मैग्नीशियम रिबन की ये पट्टी और एक अपने पास मैग्नीशियम रिबन की ये पट्टी। ये अब सबसे पहले जब लिया था अपन ने तो ऐसा था, फिर इसको क्या किया अपन ने, जब इसको रेगमाल से घिसा तो घिसने से क्या हुआ कि इसकी जो सतह है, ये ऊपर वाली सतह है, ये क्या होगी, खुरदरी होगी। क्या होगी, खुरदरी होगी। अब खुरदरी होने से सर क्या होगा कि खुरदरी होने से क्या होगा कि मैंने क्या बताया था, रासायनिक अभिक्रिया होती है वो मुख्य उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर होती है। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका पूरा। अब यहाँ से लेकर मान लो या ये इतना भाग है पूरा, ये अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक आते हैं। अब इतने में मान लो कितने, 2 सेंटीमीटर है। कितने, 2 सेंटीमीटर है। अब वही जगह यहाँ से लगी यहाँ पर तो अब अपन कवर करेंगे। तो अब ये देखो, ये 2 सेंटीमीटर तो ऊपर वाला भाग तो है ये और इसके नीचे ये वाला और ये वाला ये वाला ये वाला। अब ये टोटल मिला के ज़्यादा क्षेत्र हो जाएगा, मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सतह के ऊपर का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा। अब सतह के ऊपर का क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा कि अब ऑक्सीजन है उसको अपन जलाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी। अब ऑक्सीजन को अभिक्रिया करने के लिए ज़्यादा स्थान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ज़्यादा स्थान मिल जाएगा। मतलब दूसरा चीज़ आपको क्या याद रखना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन आसानी से अभिक्रिया करेगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो अपन को आंसर में क्या लिखना है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि इससे जो पहले से मैग्नीशियम ऑक्साइड या कोई अशुद्धियाँ बनी हुई है तो वो हट जाती है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा क्या कि दूसरा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ने से ऑक्सीजन के साथ आसानी से अभिक्रिया ये कर लेगा। ये अपन को याद रखना है। तो क्या लिखेंगे आंसर में कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है कि क्योंकि धातु की सतह पर धातु ऑक्साइड या अशुद्धियों की कौन कौन से वर्ड याद रखने हैं, मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर लेता हूँ। ये आपको आंसर में लिखनी है। अशुद्धियों की परत जम जाती है जिससे आसानी से दहन नहीं होता है। रेगमाल से साफ करने से इसकी सतह क्या हो जाती है, सतह खुरदरी हो जाती है। क्या हो जाती है, सतह खुरदरी हो जाती है। और सतह खुरदरी होने से क्या होगा, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अभिक्रिया का वेग बढ़ने से मतलब क्या है, अभिक्रिया क्या होगी, जल्दी जल्दी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अभिक्रिया जल्दी से हो जाएगी।
ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला आंसर कि जब क्या होगा कि जब अपन मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे उससे पहले उसको रेगमाल से साफ करेंगे, क्योंकि इससे अशुद्धियाँ हट जाती है और दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, जिससे क्या होगा अभिक्रिया का क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वेग बढ़ेगा। ठीक है, वेग बढ़ने से मतलब क्या है कि अभिक्रिया जल्दी जल्दी होगी, अभिक्रिया जल्दी जल्दी होगी। ये हो गया अपना पहला आंसर। अब है दूसरा, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। अब इसमें क्या होगा, ये शब्द समीकरण दिया हुआ है, अब इसको आपको क्या करना है, संतुलित समीकरण इसका लिखना है। अब सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को अपन लिख देते H2। साफ दिख रहा है आपको? ठीक, क्या लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया। अब दूसरा क्या है, प्लस का निशान है, ये लगा दो प्लस। फिर क्या है, क्लोरीन, तो ये लिख दिया क्लोरीन। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों को आपस में क्या करना है, अभिक्रिया करवाए, ये लिखें। अब क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन और क्लोराइड। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्लोराइड में एक H और Cl एक ही क्यों लिखा, तो इसका कारण क्या है कि मैं आपको एक एक बताता हूं पूरा। एक मिनट, अब ये देखिए, यहां पर आप देखोगे तो ये क्या है अपना पास, क्लोरीन, और ये क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन। क्लोरीन और हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक। कितना होता है, एक। और अष्टक नियम क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर पहले बता देता हूँ अष्टक नियम। अब देखो, अष्टक नियम में क्या होता है कि ये परमाणु की क्या होती है, कक्षा। बाद में अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ ये परमाणु की क्या होती है, कक्षा। और इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन भरने के नियम होते हैं वो किस प्रकार से होंगे, जो पहली कक्षा होगी इसमें कितने आएंगे, 2। दूसरे में अष्टक, इसका अष्टक पूर्ण होगा तो दूसरे में 8, और तीसरे में 8, चौथे में 18, और इसमें 18, और फिर 32। इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब मान लो किसी का परमाणु क्रमांक कितना है, कितना है, एक है। कितना है, एक। तो यहाँ पर इसका एक, यहाँ पर एक है, तो इसके उसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करने पड़ेगा कि 2 करना पड़ेगा। 2 करने के लिए क्या करेगा, या तो किसी से परमाणु एक उधार लेगा, और उधार लेगा तो क्या होगा, ऋण आवेशित। इसको 2 पूरे करने, मान लो इसने कितना लिया, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 इसने लिया है तो 1 क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। या फिर 1 किसी को दे देगा तो क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। देगा तो धनवान है इसलिए धन आवेशित हो जाएगा, और लेने वाला हमेशा क्या होगा, ऋण आवेशित होगा। ठीक है, अब मान लो किसी का परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। तो अब उसके पहले कक्ष में कितने भर जाएंगे, 2, और दूसरे में कितना बचा, 1। अब इसके पास क्या ऑप्शन है, इसको दूसरे कक्ष में कितने करने, या तो करेगा वो 8 कर दे, और 8 करने के लिए इसको कितने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन या तो 4 से कम होगा तो दे देगा, और 4 से ज़्यादा होगा तो दे देगा, और 4 से कम होगा तो दे देगा, और 4 से ज़्यादा होगा तो लेगा। अब इसके पास कितने हैं, 1। कितना है, 1 है। तो अब ये क्या करेगा, 1 किसी को दे देगा, और जैसे ही 1 किसी को दे देगा, ये किसी को दे दिया इसने, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, यह +1 धन आवेशित हो जाएगा। कैसे, +1 धन आवेशित हो जाएगा। इसी प्रकार से अब आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन को अपन ले लिया। अब हाइड्रोजन क्या है, एक अपवाद है। अब इसका परमाणु क्रमांक 1 है। अब इसके पास क्या ऑप्शन है, या तो किसी को 1 दे दे या किसी से 1 ले ले। अब इसके पास है कि यह मान लो किसी को 1 दे रहा है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, H+। अब इसका ऑप्शन है कि ये किसी को 1 देगा। अब इसके पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्लोरीन के पास देखो, ये क्लोरीन रहा। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है कि ये आ गया क्लोरीन।
अब क्लोरीन के पास देखो सबसे पहली कक्षा में कितने हो गए पहली कक्षा में हो गए अपने 2 इसका पूरा है। अब यहाँ पर 2 कंप्लीट है। अब दूसरे में देखो 8 कितने हैं 8, अब 8 इसका कंप्लीट है। अब 7 इस तीसरे कक्षा में देखो कितने हैं 7, और तीसरी कक्षा में पूरे कितने करने हैं इसको 8। अब इसके पास संयोजकता क्या होगी, अब इसके पास 4 से ज़्यादा 7 है, तो अब क्या करेगा ये, या तो किसी इसके पास क्या ऑप्शन है, या तो 7 सभी दान कर दे, या फिर एक किसी से ले ले। क्या करे, एक किसी से ले ले, और एक जब किसी से लेगा तो क्या होगा, एक जैसी लेगा तो इसकी संयोजकता क्या होगी -1 हो गया। तो अब ये हाइड्रोजन को चाहिए था, इसने एक इसको दे दिया, और दोनों ने अब हाइड्रोजन के पास कितनी है +1, क्लोरीन के पास कितना है -1। अब संख्या जैसी समान है तो क्या होगा, ये माइनस और ये दोनों काट देंगे, मतलब एक हाइड्रोजन लेंगे और एक क्लोरीन लेंगे। ठीक है, आगे और मैं समझाता हूँ इसको पूरा से, मतलब कैसे आपको सब समीकरण दिया हुआ है तो उससे आपको किस प्रकार से रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कितना, सिर्फ एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन आ गया। अब इसको क्या करेंगे अपन, संतुलित करेंगे। क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। ठीक है, अब ये हमने सिर्फ अभिक्रिया लिखी है, अब इसको संतुलित करो। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, और यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 2, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे कितने लगा देंगे 2 लगा देंगे, और ये अपना समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित। अब बढ़ते हैं आगे। अब है देखो बेरिलियम क्लोराइड और फिर है एल्यूमिनियम सल्फेट, और यहाँ पर इनको अभिक्रिया करने से क्या बना, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अब बेरियम क्लोराइड है, वो आवर्त सारणी में आप देखो ये आ गए अपने आवर्त सारणी। अब यहाँ पर आपको अपन को कितने 2 तत्व कौन कौन से लेना है, एक तो लेना है अपन को बेरियम, ये लिख दिया बेरियम, और किसको लेना है अपन को, एक लेना है अपन को एल्यूमिनियम, ये ले लिया एल्यूमिनियम, और साथ में एक क्लोराइड, ये ले लिया क्लोरीन। ठीक है, सबसे पहले ये ले लिया क्लोरीन। अब यहाँ पर क्लोरीन को आप देखो, क्लोरीन के पास मैंने पहले भी आपको बताया, इसके पास क्या है +1, ये किसी को 1 दे सकता है, तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी, क्लोरीन के पास कितना है क्लोरीन किसी से क्या लेगा तो ऋण आवेशित -1, क्लोरीन के पास कितना है -1। और अब देखो आप बेरियम के पास जाते हैं, अपन किसके पास जाएंगे, बेरियम के पास जाएंगे, ये रहा अपना बेरियम। ठीक है, अब बेरियम के पास देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना है 4। आपको ये आवर्त सारणी अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप ये सब लिख सकते हो उनकी संयोजकता निकालने के लिए। ठीक है, वो मैं आपको अच्छे से पूरा बताऊंगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से करते हैं, ये कक्षा 9 में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अब इसका परमाणु क्रमांक कितना है 4, कितना है 4, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम 4 नंबर पर आता है। अब इसके पहली कक्षा में कितने हैं कोई 2 पूरे, तो मैंने क्या बताया था कितने होने चाहिए 2 8 8 18 इस प्रकार से चलते, तो पहले में इसका 2 का कामकाज पूरा हो गया। अब दूसरे में देखो आप यहाँ पर कितने हैं 8, और यहाँ पर कितने हैं 2। अब इसमें ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगी, या तो किसी से 6 ले ले या फिर 2 किसी को दे दे, तो ये बोलेगा भाई अपन तो 2 ही किसी को दे देते हैं है। तो अब जैसे इसने 2 किसी को दे दिए तो बेरिलियम कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना। अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब क्लोरीन के ऊपर -1 और ये +2, तो अब आपको क्या करना है, अगर समान समान होते तो दोनों क्लोरीन भी 1 आता बेरिलियम भी 1 आता, लेकिन इसके पास देने के लिए कितने 2 और ये लेने वाला कितना है सिर्फ 1, तो ये क्या करेगा, मैं भी कितना बन जाता हूँ 2 बन जाता हूँ, तो तू एक इसको दे देना, तो एक क्लोरीन यहाँ पर आ गया। तो इसने क्या किया, एक तो दे दिया इसको और एक दे दिया इसको, एक दे दिया इसको और एक दे दिया इसको, तो अब पूरे में कितने बनेंगे, बेरियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे, बेरिलियम तो लिखेंगे अपन 1 और क्लोराइड में Cl
2 ये लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? बेरिलियम और Cl2 इस प्रकार से लिखेंगे। अब आपको अच्छे से शॉर्ट में कैसे करना है, बार बार आप इतना नहीं कर सकते, तो सीधा आप ऐसे इनकी संयोजकता ऊपर लिख देंगे और लिखने के बाद अगर क्या है समान है तो कट जाएंगे, वरना आप ऐसा कितना क्या कर दो, क्रॉस कर दो। क्रॉस करने से क्या होगा, क्रॉस कर दिया और क्रॉस करने के बाद आपको 2 लिखनी है यहाँ पर और इसका क्लोरीन का 1 लिखना है यहाँ पर, मतलब क्लोरीन तो आएंगे 2 और बेरियम आएगा 1। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये समीकरण बना के लिखने। एक और एल्यूमिनियम सल्फेट का और मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, फिर आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, तब आप अच्छे से इस सब समीकरण से इस प्रकार से पूरे प्रतीक वाले समीकरण आप बना सकते हो और किस प्रकार से इनके रासायनिक सूत्र बनते हैं वो भी आप बना सकते हो। ये लिख दिया अपना बेरियम क्लोराइड, लिख दो प्लस, ये लिख दिया प्लस। अब यहाँ पर देखो आप एक सल्फेट और 2-3 चीज़ें ऐसी जो आपको याद रखनी पड़ेगी संयोजकता, जिससे डायरेक्ट आपको होगा ये है सल्फेट SO4। अब इसकी जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, -2। अब इसकी संयोजकता क्या है, -2। अब ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता इसकी कितनी है, -2। अब ये किस प्रकार से संयोजकता निकलेगी, एक अच्छे से अलग से अपन वीडियो बनाएंगे ऑक्सीकरण संख्या वाला, उसमें आप देख लेना। ठीक है, अभी के लिए याद रखो कि सल्फेट की कितनी होती है, ऑक्सीकरण संख्या -2 या संयोजकता कितनी होती है, -2। ठीक है, अब यहाँ पर कौन है, एल्यूमिनियम। कौन है, एल्यूमिनियम। तो अब हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम कहाँ पर गया, ये रहा 13 पर। ठीक है, अब ले लिया अपन ने एल्यूमिनियम। अब आप एल्यूमिनियम को देखो, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 13। कम से कम आपको 30 तक याद रखने हैं, 30 तक तो आपको याद ही रखने। जैसे अपन ने 13 लिखा, फिर 13 को क्या करेंगे, सबसे पहले 2 भरेंगे। 13 में से कितने, जैसे 13 लिख दिया अपन ने, 13 में से क्या करना है, सबसे पहले 2 निकालो, फिर 8 निकालो, 8 निकाल लिए, फिर अब पीछे कितने बचे, 3, फिर लिख दो यहाँ पर 3, तो 3 कक्षाएं बन गई। अब मैंने क्या बताया, 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब यहाँ पर देखो 2, 8 और 3 हो गए, 2, 8 और 3। अब यहाँ पर इसके एल्यूमिनियम के पास क्या ऑप्शन है कि या तो क्या कर ले, किसी के पास से कितने ले ले, किसी के पास से 8 यहाँ पर पूरे करने, इसके लिए किसी के पास से 5 ले ले या 3 किसी को दे देते। ये क्या करेगा, 3 किसी को दे देगा, और जैसे ये 3 किसी को देगा तो ये क्या होगा, +3, क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, तो +3 हो जाएगा, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब अपन क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को लिख देते हम, यहाँ पर लिख दिया अपन ने एल्यूमिनियम कितना है, +3। अब इसके ऊपर कितना है, -2 कर दो क्रॉस, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा, 2। मतलब अपन सूत्र लिखेंगे तब क्या लिखेंगे कि एल्यूमिनियम को तो क्या करना है, 2 Al2, और फिर SO4 कितने हो जाएंगे, SO4 लिख दिया, और SO4 अपन को कितने जोड़ने हैं, 3। कितने जोड़ने हैं, 3 जोड़ने हैं। ठीक है, ये कर दिया अपन ने, इस प्रकार से इनका फॉर्मूला बन गया। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको क्या होगा, ये सारे फॉर्मूले आप बना सकते हो। ठीक है, अब इसको लिया और फिर क्या होगी, इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी, बेरियम क्लोराइड तथा एल्यूमिनियम सल्फेट के बीच में अभिक्रिया हमने करवाई, और फिर क्या बना, बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट बनेगा, बेरियम सल्फेट बन गया, और फिर क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट बन गया, और साथ में क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनने के बाद में क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, तो आप देखो एल्यूमिनियम के पास कितने, 2, और एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी थी, +3, और एल्यूमिनियम क्लोराइड अपन बनाते, देखो ये लिख दिया एल्यूमिनियम और ये क्लोराइड। अब क्लोरीन की कितनी थी, -1। एल्यूमिनियम की अपन ने निकाली थी आसानी से, कितनी है, +3। करो क्रॉस, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1 और ये आएगा 3, तो क्या बनेगा, ElCl एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, ये बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगेन इसी प्रकार से BaSO4 की देखो आप, बेरियम की अपन ने कितने निकाली थी, 2, और बेरियम की कितनी निकाली थी अपन ने, यहाँ पर देखो अपन को क्या बनाना है, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम की कितनी थी, +2। सल्फेट की कितनी थी अपन ने, -2। ठीक,
इसीलिए देखो सेम सेम है तो काट दो सीधा, मतलब एक ही बेरियम आएगा एक ही सल्फेट आएगा, इसीलिए बेरियम एक ही आया और सल्फेट एक ही आया। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, पूरे सूत्र बनाएंगे कि किस प्रकार से दो वगैरह, ये जल्दी जल्दी आप करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो अपन ने रासायनिक अभिक्रिया करवा दी और किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ। अब इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो आप यहाँ पर देखो बेरियम कितने हैं, एक, और यहाँ पर भी कितना है, एक। क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं, दो, और यहाँ पर कितने हैं, तीन। अब दो और तीन है तो क्या करेंगे, इन ऐसा कोई भी संख्या लेंगे जिससे दो का भी गुणा हो जाए और तीन का भी गुणा हो जाए। तो वो कौन से, 2 × 3 कितने हैं, 6। कितने हैं, 6। अब क्या करेंगे, 6 लाने, अब यहाँ पर है 2 तो किससे गुणा करके 6 आ जाए, तो 3 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, क्लोरीन 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोरीन 6 हो गए। अब यहाँ पर भी संतुलित करने तो यहाँ पर किससे गुणा कर देंगे, 2 से। किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब क्लोरीन को संतुलित कर लिया, ये हो गया अपना संतुलन। अब यहाँ पर देखो बेरियम कितने हैं, बेरियम कितने हैं, 3, और यहाँ पर कितना है बेरियम, बेरियम कितना है, सिर्फ एक ही है तो यहाँ पर लगा दो 3। ठीक है, अब क्लोरीन कितने हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब एल्यूमिनियम देखो यहाँ पर कितने हैं, 2, तो यहाँ भी एल्यूमिनियम कितने हैं, 2। यहाँ पर सल्फेट कितने हैं, 3, तो यहाँ पर भी सल्फेट कितने हैं, पूरे के आगे 3 लगा हुआ है तो कितने हैं, 3 है। आगे अपना पूरा, तो ये हो गया अपना रासायनिक समीकरण। लिखना भी हमने सीख लिया और इसको संतुलित करना भी सीख लिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अब दूसरा है समीकरण संतुलित करना है किसको, सोडियम तथा जल को। तो लिख दो अपना, सोडियम क्या है, Na, सोडियम का प्रतीक क्या है, Na, लिख दिया Na। अब क्या करना है, इसके साथ अपन को किसको मिलाना है, जल। तो जल का सूत्र क्या है, H2O। अब अभिक्रिया करवा दी, फिर क्या बना, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो सोडियम ये लिख दिया सोडियम, अब हाइड्रो ऑक्साइड OH। ठीक है, अभी ये किस प्रकार से बना, इनके कितने अणु लेंगे, तो अब जो सोडियम है, अब इसकी संयोजकता कितनी होगी, कि आप देखो सोडियम कितना है, आवर्त सारणी अपन मैं लेके बताता आपको। ये देखो, अब इस आवर्त सारणी में अपन देखते हैं, किसको देखना है, सोडियम को। किसको देखना है, सोडियम को। तो ये ले लिया अपन ने सोडियम। अब जैसे ही मैं सोडियम लूँगा, देखो सोडियम की परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो आप ऐसे 11 को बांट दो सीधा डायरेक्ट, 11 को बांट दो कितने, सबसे पहले आपको 11 में से 2 निकालने हैं। 11 में से मैंने 2 निकाले, 11 में से 2 निकाल दी। पीछे कितना बचा आपने, 11 में से 2 निकाले, 9 बचा। अब 9 में से क्या निकालो, 8 निकालो। अब निकाल दिया 8। अब वापस मुझको 8, अब कितने बचे, 11 में से 10 तो निकल गए टोटल, पीछे कितना बचा, 1, तो ये 1। इस प्रकार से डायरेक्ट आप शॉर्ट में भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब सोडियम के पास क्या है, या तो किसी से साथ ले ले, क्योंकि यहाँ पर तीसरी कक्षा में कितने इसको पूरे करने, 8, या तो किसी से साथ ले ले या एक सीधा किसी को दे दे। तो अब ये क्या करेगा, एक किसी को देगा, मतलब इसकी संयोजकता कितनी है, प्लस की। और जो OH है, OH है, इस पूरे के मिला के जो संयोजकता होगी वो कितना होगी, -1 होती है। ये आपको सल्फेट का जैसे -2 है, वो हाइड्रोक्साइड का -1 है, ये आपको याद रखना है तो जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे आपको समझ में। तो यहाँ पर सोडियम 1 है, सोडियम का कितना है, प्लस का 1, सोडियम का कितना है, प्लस का 1, और हाइड्रोक्साइड का -1। तो दोनों कितने सेम सेम है तो कट जाएंगे और दोनों एक एक ही आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने क्या लिखा है, इनका सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिख दिया। आगे समझ में। अब देखो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर Na 1 है, आप यहाँ पर Na 1 है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 है। लेकिन और आगे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बन रहा है, हाइड्रोजन, प्लस हाइड्रोजन बन रही है। तो ये लिख दिया अपन ने हाइड्रोजन। अब आप देखो यहाँ पर सोडियम कितना है, 1, सोडियम यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 और ये 2 कितने हैं, 3 है। कितने हैं, 3 यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब अपन को क्या करना है, इसको संतुलित करना है। क्या करना है, इसको संतुलित करना है। अब संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इस अब यहाँ पर भी सोडियम को बराबर करना है और इसको भी बराबर करना है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर अगर कितने लगा दूँ, 2, कितने लगा दूँ, 2, क्योंकि सोडियम यहाँ पर 1 है, सोडियम यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 4 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। अब मैंने यहाँ पर 2 लगाए तो कितने हुए, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 ये और 1 ये। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर 2 लगा दूँ तो 2 हाइड्रोजन और 2, टोटल मिला के 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और ऑक्सीजन कितनी, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे। सबसे पहले आपको एक एक को देखना है, धातु को देखना है, समीकरण किस प्रकार से संतुलित करते हैं, मैंने आपको आगे वाले वीडियो में अच्छे से समझाया है।
अब है तीसरा प्रश्न अपना, प्रश्न तीसरा, उसी पृष्ठ पर अपन चल रहे, उसी पेज पे चल रहे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए अवस्था के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखिए। अब आपको किस प्रकार से, जैसे बेरियम क्लोराइड बोला तो आपको बेरियम क्लोराइड किस प्रकार से लिखना है, सोडियम सल्फेट बोला तो सोडियम सल्फेट किस प्रकार से लिखना है, फिर विलयन की अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये किस प्रकार से लिखना है वो आपको बताना। सबसे पहले क्या है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया। जल में क्या है, बेरियम क्लोराइड तथा किसकी, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट की क्या है, अपनी अभिक्रिया है। ठीक है, तो लिख दो। सबसे पहले पहला क्या है, बेरियम क्लोराइड, क्या है यहाँ पर, बेरियम क्लोराइड। सबसे पहले किसको लेना है, बेरियम क्लोराइड को, तो यहाँ पर अपन लेंगे बेरियम। ठीक है, बेरियम लिख दिया। अब है क्लोराइड, तो ये लिख दिया Cl2। अब बेरियम के पास कितने थे, प्लस के 2, मैंने बताया था बेरियम कैसा होगा, प्लस का 2, क्लोरीन कैसा है, माइनस का 1, क्या कर देंगे, क्रॉस। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे, अब यहाँ पर लिख देंगे, क्रॉस करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1, मतलब बेरियम 1 लेंगे और क्लोरीन कितने लेंगे, 2 लेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे BaCl2 लिख दिया। फिर क्या है, प्लस। अब इसके साथ में अपन ने क्या क्या जोड़ना है, इसके साथ इसकी अभिक्रिया किससे करना है, सोडियम सल्फेट। लिख दो, किसको अपन लेना है, अपन को सोडियम और सल्फेट को लेना है। आगे आ जाते हैं, सोडियम तो ये लिख दिया Na प्लस सल्फेट SO4। अब SO4 की कितनी थी, माइनस का 2 और सोडियम का कितना था, प्लस सोडियम प्लस का 1, तो Na क्या है, प्लस का 1, SO4 क्या है, माइनस के 2, क्रॉस कर देंगे, यहाँ पर 2 आ जाएंगे, यहाँ पर 1, मतलब सोडियम कितने लेने अपन को, 2, तो ये कर दो Na2, SO4 कितना लेना है, 1। आ गया समझ में। फिर बाद में आपको जल्दी जल्दी करना है और ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, ये कर दिया। अब इनकी क्या करनी है, अभिक्रिया करवानी। अब दोनों देखो, ये जल के अंदर विलयन है, तो मैंने आपको बताया था ठोस अवस्था उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एस से, द्रव अवस्था उसको लिक्विड, और विलयन के जल के अंदर कोई होती है विलयन के अंदर, तो उसको अपन क्या एक्वस क्या बोलते हैं, एक्वस एक क्यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर इनकी अवस्था भी आपको लिखनी है, तो यहाँ पर लिख दो कौन सी अवस्था है ये, जलीय विलयन में, तो AQ। ठीक है, ये भी क्या है, विलयन की अवस्था में, तो AQ लिख दिया। फिर इनके बीच में क्या करनी है अपन को, अभिक्रिया। मैं यहाँ पर नीचे करा, आपको इस साइड में ऐसे लिखना है। फिर क्या करवाई, दोनों के बीच में अभिक्रिया अपन ने करवाई, और जैसे अभिक्रिया करवाई फिर देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, अभिक्रिया विलयन की अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। दूसरा क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील, क्या बन रहा है, अघुलनशील बेरियम सल्फेट बन रहा है। क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, सोडियम क्लोराइड लिखना है। तो यहाँ पर अपन ने क्या करवाई, इसकी अभिक्रिया करवाई, और क्या बनना, क्या लिखेंगे सबसे पहले, सोडियम क्लोराइड। तो ये लिख दिया सोडियम और क्लोराइड। सोडियम के ऊपर प्लस का 1, क्लोरीन के ऊपर माइनस का 1, दोनों सेम सेम, तो कट जाएंगे। फिर क्या करना है, प्लस का निशान लगा दिया, प्लस का निशान लगा दिया। और फिर क्या बन रहा है अपना, बेरियम सल्फेट। क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। तो ये लिख दिया बेरियम और सल्फेट का SO4। अब बेरियम के पास कितना था, प्लस के 2 थे, और सल्फेट के पास माइनस के 2, तो दोनों कट जाएंगे, तो बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट का कैसा प्राप्त हो रहा है, अघुलनशील। कैसा, अघुलनशील। और जो अघुलनशील होता है वो क्या बनता है, मैंने क्या बताया था, जो घुलता नहीं और बीच में तली में बैठ जाता है वो अवक्षेप बनता है। क्या बनता है, अवक्षेप। और अवक्षेप को हमेशा नीचे की तरफ ऐसे तीर दर्शा के लिखते हैं। और ये अवक्षेप की अवस्था कैसे होगी, ठोस अवस्था, सॉलिड अवस्था होती है, जो मिलता नहीं है। और NaCl है, NaCl ये क्या है, जलीय विलयन होगा। ठीक है, तो ये हमने इनकी अवस्था के साथ लिख दिया, ये बेरियम क्लोराइड और ये सोडियम सल्फेट और NaCl और बेरियम सल्फेट। ये हो गया अपना किस प्रकार से पूरे हमने अभिक्रिया लिखी। और उसको अब क्या करना है, अब बारी किसकी है, इसको संतुलित करने की। क्या करनी है, बारी इसकी संतुलित करनी। अब बेरियम आपको देखो यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर भी कितना है, 1, काम काज ठीक है। फिर क्लोरीन को देखो, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 1 है। तो इसको 2 करने के लिए क्या करूँगा मैं, 2 से आगे गुणा कर दूंगा। जैसे 2 से गुणा कर दिया, सोडियम कितने हो जाएंगे, अब क्लोरीन हो गए 2। अब सोडियम को देखो, सोडियम कितना है, आप पूरे के आगे 2 लिखे हुए, तो सोडियम 2, तो यहाँ पर भी 2। अब सल्फेट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो अपने उत्तर भी लिख दिया और पूरा रासायनिक समीकरण को संतुलित भी कर लिया। अच्छे से आपको समझना है, कोई जल्दी नहीं आपके पास, आप सबसे 1.5 महीने पहले चल रहे हो। ठीक है,
अब आगे अपना इसके अगले वाला सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का विलयन किसमें, जल में, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन को जल में, हाइड्रोक्लोरिक का विलयन किसमें, जल में डाला हुआ है, से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनता है। तो सबसे पहले तो क्या क्या है चीज़ें इसमें वो अपन देखते हैं। सबसे पहले तो क्या है इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा चीज़ क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इनका विलयन, इनका क्या है, जल के अंदर विलयन है, क्या है, जल के अंदर इनका विलयन है, ठीक है। और उनको मिलाने के बाद में क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बन रहा है इसका, तथा जल बनते हैं, क्या बनते हैं, जल बनते हैं। अब अपन लिखते हैं इसकी अभिक्रिया। सबसे पहले क्या लिया इसने, सोडियम, ये लिख दिया अपने Na। फिर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH, ये लिख दिया OH। अब OH की मैंने कितनी बताई थी आपको, -1, और सोडियम की कितनी होती है, अपने निकाला था कितना, +1, तो क्या आएगा, दोनों की संख्या सेम आएगी, Na भी एक आएगा, OH भी एक आएगा। फिर इसका जल में विलयन है, तो विलयन को अपन किससे लिखते हैं, AQ से, किससे लिखते हैं, AQ से, तो ये इसकी अवस्था को अपन ने दर्शा दिया। फिर लिख दिया प्लस, क्या करें, दोनों को आपस में मिला रहे, मतलब प्लस में। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, क्या होता है, HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये लिख दिया अपन ने HCl, क्योंकि हाइड्रोजन के पास प्लस का आएगा, क्लोरीन के पास माइनस का आएगा। अब इसका विलयन है, तो ये भी क्या लिखेंगे अपन, AQ, मतलब एक्वस, ठीक है, जलीय विलयन। फिर इनकी क्या हो रही है, अभिक्रिया हो गई, तो लगा दो अभिक्रिया हो रही है, तो अपन ने क्या लगा दिया, तीर का निशाना लगा दिया, ये लगा दिया अपन ने तीर का निशान। अब अभिक्रिया हो गई इनकी पूरी। फिर अभिक्रिया होने के बाद बना क्या है, सोडियम क्लोराइड, तो ये लिख दियो, सोडियम लिख दिया, क्लोराइड का मतलब Cl, क्या लिखना है, Cl लिख दिया। अब इनकी संख्या कितनी आएगी, 1-1, क्यों कि क्लोरीन और सोडियम 1-1 है, ये लिख दिया। साथ में क्या बन रहा है, साथ में बन रहा है अपना जल, क्या बन रहा है, H2O, क्या बन रहा है, जल बन रहा है। और सोडियम क्लोराइड है वो कैसा होगा, जल के अंदर विलीन होगा, तो ये भी अपना कैसी इसकी अवस्था लिख देंगे अपन, AQ, और H2O है, तो ये तो अपना कैसा है, लिक्विड, ठीक है। ये हो गई अपनी अभिक्रिया, जो जो बोला वो अपने लिख दिया। अब इसको क्या करना है, संतुलित करने की बारी है। संतुलित है या नहीं वो आप देखो, सोडियम यहाँ पर 1, सोडियम यहाँ पर 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 1, क्लोरीन यहाँ पर 1, क्लोरीन यहाँ पर 1, हाइड्रोजन यहाँ पर दोनों मिला 1 और 1 2, और यहाँ पर भी 2, मतलब यहाँ पर संतुलित करने की जरूरत नहीं है, पूरा अपनी अभिक्रिया है वो संतुलित ही है, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न पे। अब अपना है ये प्रश्न, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, ऊपर जो समीकरण 1 में आपने सूत्र लिख दिया, ये नाम आपको पता चल गया है, तो उस पदार्थ X की जल के साथ क्या करनी है, अभिक्रिया करवानी है, और क्या बनेगा वो आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब अपन घर पे क्या करते हैं, सफ़ेदी या पेंट करते हैं, तो उसके लिए क्या लाते हैं, सफ़ेदी करने के लिए क्या लाते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, क्या करते हैं, बिना बुझा हुआ चूना लाते हैं। फिर उसके अंदर क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, क्या डालते हैं, पानी डालेंगे, और पानी डालने से क्या होगा, उसमें से वेपराइज निकलेगी, उष्मा सेपी अभिक्रिया होगी, और क्या बनेगा, क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना बन जाएगा, क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना बन जाएगा। ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। जो अपने जो आगे वाली जो अभिक्रिया है उनको आपको पूरे अगले वाले वीडियो आपको अच्छे से देखना, तभी आपको पाठ्य प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, बिना बुझा हुआ चूना, और बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका नाम क्या है, बिना बुझा चूना, ठीक है। और तो पहले चीज का नाम क्या हो जाएगा आपका, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा आपका, पहले का आंसर इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो पदार्थ X का नाम, उत्तर में क्या लिखेंगे, पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या लिखेंगे इसका, कैल्शियम ऑक्साइड। पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या लिखेंगे, पदार्थ, ये इसका पहले का आंसर है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब अपन को नाम इसका पता चल गया। अब ऊपर 1 में लिखे हुए पदार्थ X की जल के साथ क्या करनी है, अभिक्रिया। तो पहला पदार्थ कौन सा है अपना, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये लिख दिया कैल्शियम ऑक्साइड।
अब इसको क्या करना है, जल के साथ अभिक्रिया करवानी है। ये लो भैया हमने मिला दिया इसमें जल, और जैसे ही अपन इसको जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो मैंने बताया था क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या है, नाम आपको लिखना है इसका कैल्शियम, ये कैल्शियम ऑक्साइड था, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन इसमें आएगा हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। और इसका नाम क्या है, चूना पहले बिना बुझा हुआ था, पानी डाल दिया, पानी डालने से क्या होता है, कोई भी चीज बुझ जाते है, ये याद रखना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसका रंग अपन चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया अपना दूसरे का आंसर। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, क्या कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो बिना बुझा हुआ चूना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बुझे हुए चूने में। तो ये आपका क्या हो गया, इसका भी आंसर आपके निकल गया। तो पहला प्रश्न, सफेदी करने के लिए किसका उपयोग करेंगे अपन, कैल्शियम ऑक्साइड का, चूने का, फिर उसके अंदर पानी। फिर मैंने इससे आगे भी आपको बताया था, जब अपन दीवार के ऊपर पुताई करेंगे तो जिस दिन पुताई करते उसी दिन चमक नहीं आती है, उसके अगले दिन चमक आते। क्यों, क्योंकि वो वायुमंडल के किससे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से क्रिया करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा, ठीक है। अब अपना क्रियाकलाप 1.7 में, एक परत नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए, ठीक है। तो हमने क्या किया था, अपना एक जो प्रयोग था, कौन सा प्रयोग था अपने कि सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक मग लिया था, उस मग के अंदर हमने क्या क्या लगाया था, 6 वोल्ट की बैटरी, और फिर एक एथोड और एक कैथोड, ठीक है, एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड लगा दिया और उसके ऊपर हमने परख नली रखी थी। फिर जल का क्या किया था, विद्युत अपघटन अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, आप जाके आगे वाली वीडियो देखना तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अपघटन अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, तो अपघटन अभिक्रिया में क्या हुआ था, जल का विद्युत अपघटन हुआ था, और उसमें सबसे पहले क्या लिया था अपन ने, जल। क्या लिया था, जल, और जल को अपन ने विद्युत अपघटन हुआ था, और कौन सी 2 गैसें बनी थी, हाइड्रोजन और कौन सी बनी थी, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। फिर समीकरण को अपन संतुलित कर देते हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं 2, और ये, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जल का अपने विद्युत अपघटन किया था। क्या किया था, विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन हमने किया था, और जल के विद्युत अपघटन किया, और इसके बाद में क्या हुआ कि एक तो जो धन आवेशित जो था वो तो क्या था अपना एनोड, और ऋण आवेशित क्या था, कैथोड। और जो एनोड था इसके ऊपर तो अपने कौन सी गैस आ गई थी, एनोड के ऊपर अपने कौन सी गैस आ गई थी, अपनी आई थी ऑक्सीजन, और कैथोड के ऊपर कौन सी गैस आई थी, हाइड्रोजन। कौन सी गैस आई थी, हाइड्रोजन गैस अपन को यहाँ पर मिली थी। अब आप देखो ये जो परख नली, ये चित्र आपको अच्छे से दिख रहा है, मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूँ। अब ये देखो, अब यहाँ पर आप देखोगे कि इस परख नली में पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ है, और इसमें कितना है, कम है, इसमें कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो गैस की मात्रा है वो क्या है, कम, और यहाँ पर क्या है, गैस की मात्रा ज़्यादा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गैस की मात्रा ज़्यादा क्यों है, अब मैं वो आपको बताता हूँ। छोटा क्यों नहीं हो रहा, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी मात्रा ज़्यादा क्यों हुई, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो चीज़ें जितनी होती है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, जो जितने अनुपात में होता है अभिक्रिया करने से पहले, बाद में भी उसी अनुपात में बाहर निकलता है। तो अब अपन देखो H2O देखते हैं, H2O। अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 अनुपात, और 2 में हाइड्रोजन कितने हैं संख्या में, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1।
अब जब इनसे गैस का निर्माण होगा तो आगे जो अभिक्रिया होगी उसमें भी देखो, यहाँ पर कितने, 2 और 1, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन कितना है, 2। अब इसको जब 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 1। देखो अभिक्रिया होने से पहले 2:1 में था, अभिक्रिया होने के बाद भी 2:1 में। तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार या द्रव्यमान अनुपात के नियम के अनुसार क्या होगा, अभिक्रिया होने से पहले जितने जो अणु या परमाणु थे उतने के उतने बाद में होंगे। ठीक है, तो ये बात अपन को लिखनी है कि पर अब किस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे कि जल के वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया निम्न है। तो जल का वैद्युत अपघटन किस प्रकार से होता है मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो ये अभिक्रिया आपको लिखनी है, सबसे पहले लिख दी। फिर अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद कैथोड क्या था, कैथोड था अपना ऋण आवेश वाला अपना कैथोड, और एनोड क्या था अपना धन आवेश वाला। अब पर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस 2:1 में प्राप्त होती है। कितने अनुपात में, 2:1 में प्राप्त होती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जब जल के H2O के 2 अणु अपघटित होते हैं तब उत्पन्न हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से दुगनी होती है, अतः हाइड्रोजन गैस की मात्रा दुगनी है। क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियमों के अनुसार जल का एक अणु अपघटन होता है तो हाइड्रोजन तथा जो ऑक्सीजन गैस का अनुपात है वो 2:1 में प्राप्त होता है। इसलिए एक प्रकनली में क्या है, गैस की मात्रा ज्यादा है और एक प्रकनली में कम है। और कौन कौन से सवाल इसमें से बन सकते हैं, आपको ये पूछ सकता है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कैथोड है और कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है अपनी ऑक्सीजन, और एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है अपनी, एनोड पर अपनी कैथोड पर होती है अपनी हाइड्रोजन और एनोड पर अपनी प्राप्त होती है ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। देखिए ये क्या है अपना, ये सबसे पहले प्रयोग अगर आपको पूछे, बड़ा प्रश्न पूछ सकते हैं कि जल के वैद्युत अपघटन को समझाइए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है कि सबसे पहले एक मग लेंगे और एक 6 वोल्ट की बैटरी लेंगे। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, एक धन आवेशित इलेक्ट्रोड और एक ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड, जिसको हम कैथोड तथा एनोड कहते हैं। अब उसके ऊपर 2 परत नली उल्टी करके रख देंगे। फिर क्या करेंगे, बैटरी से धारा प्रवाहित करेंगे और फिर धारा प्रवाहित होगी और होने के बाद जल का वैद्युत अपघटन होना प्रारंभ हो जाएगा। फिर एनोड क्या था, धन आवेशित। कैसा था एनोड, अपना धन आवेशित प्लस वाला। कैथोड कैसा है, माइनस वाला। ठीक है, अब कैथोड पर माइनस वाला है तो अब इस माइनस के ऊपर मान लो आप ये सोच लो कि हाइड्रोजन क्या होता है अपना प्लस वाला होता है, ऐसे सोच के याद रख सकते हो कि हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, प्लस। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है किस पर, कैथोड के ऊपर। और एनोड है उसके ऊपर कैसा है, एनोड ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है और कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो कैथोड पर कौन सी होगी आपकी हाइड्रोजन और एनोड पर कौन सी होगी, ऑक्सीजन प्राप्त होगी। ठीक है, अब है अपना अगला, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। मैंने आपको अच्छे से समझाया था, जब कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर क्या डाला जाता है, लोहे की कील डाली जाती है तो क्या होगी, कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया। बड़े भाई छोटे वाली होगी, लोहा कौन है, बड़ा भाई, कॉपर क्या है, छोटा भाई। जैसे मैंने पूरी अब जो सक्रियता श्रेणी आपको बताई थी, तो क्या करेगा, कॉपर को मार पीट के भगा देगा और क्या उसकी जगह पर कौन आ जाएगा, फेरस आ जाएगा, तो कॉपर को विस्थापित कर देगा। ये इस प्रकार से क्या किया था, सबसे पहले अपने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया जिसका रंग कैसा था, नीला। कैसा था, नीला। और उसके अंदर अपन ने क्या डाली, लोहे की कील डाली। लोहे की कील डालने के बाद कौन सी होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। विस्थापन अभिक्रिया क्या थी, सबसे पहले लोहा प्लस कॉपर सल्फेट का विलयन CaSO4, फिर क्या होगी, अभिक्रिया होगी और लोहा क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को भगा के बाहर निकाल देगा और इसकी जगह पर FeSO4 का निर्माण कर देगा। ठीक है, और कॉपर को बाहर निकाल देगा, जिससे क्या होगा, लोहे की कील का रंग तो पूरा हो जाएगा और विलयन का रंग मटमैला हो जाएगा। आ गया समझ में। तो अब इसका आंसर अपन किस प्रकार से लिखेंगे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो निम्न अभिक्रिया होती है, और कौन सी अभिक्रिया होती है वो आपको पता है, विस्थापन। तो ये अपने अभिक्रिया लिख दी। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा, अधिक क्रियाशील तत्व कौन है, फेरस। लोहा कम क्रियाशील तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, इस कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग मलिन हो जाता है। अब निम्न की जगह आप सॉरी यहाँ पर लिख देना विस्थापन, निम्न विस्थापन।
निम्न विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये हो गया अपना इसका आंसर। अच्छे से आपको लिखना है, ये बहुत बार पूछा भी जाता है। फिर तो अब लेंगे हम अपना अगला प्रश्न। क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, कि हमने पढ़ा था कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो यौगिकों में आयनों की क्या होती है, अदला बदली। आयनों की क्या होती है, अदला बदली होती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। आगे वाले जो अपनी अभिक्रिया थी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी अपने किस द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण था। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या बनता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। तो हमने क्या किया था, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को आपस में मिलाया था और क्या बना था, नमक बना था, और साथ में बेरियम सल्फेट का निर्माण हुआ था। और ये क्या था, अवक्षेप। क्या था ये क्या था अपना, अवक्षेप था। क्या था ये, अवक्षेप। इसीलिए अपन को इसने नीचे की तरफ तीर करके अपने बनाया था। ठीक है, तो ये क्या था, अवक्षेप था। क्या था, अवक्षेप था। तो अब इसी प्रकार की एक और अन्य अभिक्रिया आपको लिखनी है। तो इसमें आप यह याद रख सकते हैं कि अपन ने सोडियम क्लोराइड लिया था, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड को अपन लेंगे और एल्यूमिनियम सल्फेट को अगर लेंगे तो उनके बीच में क्या होगी, आयनों की अदला बदली। मतलब सल्फेट किसके साथ चला जाएगा, कैल्शियम के साथ, और क्लोरीन हो वो किसके साथ चला जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ चला जाएगा। मतलब आयनों की क्या हो जाएगी, दोनों में अदला बदली हो जाएगी। और इसमें ये कैल्शियम सल्फेट का क्या होगा, अवक्षेप प्राप्त होगा। क्या होगा, अवक्षेप प्राप्त होगा। तो ये इस प्रकार से कोई एक अन्य उदाहरण आप दूसरा भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है कि वे अभिक्रिया जिनमें दो भिन्न भिन्न अभिकारकों के बीच आयनों का परस्पर विनिमय हो जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और इसका एक अन्य एग्जाम्पल ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आते हैं अपन अपने प्रश्न संख्या आगे। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, इसके अगले वीडियो में जो अपना 5वां वीडियो उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया। सबकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, साइंस की प्लेलिस्ट दी हुई है, आप जाके देखोगे न्यू बैच 2024-25 वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले उपचयन क्या कहाँ पर होता है, जब ऑक्सीजन आके जिसमें जुड़ती है। मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन जिसमें जुड़ती है वहाँ पर कौन सी होती है, उपचयन अभिक्रिया। जहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलती है वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयित अभिक्रिया। और जहाँ पर उपचयन होता है वहाँ पर किसी आगे वाले का क्या होता है, अपचयन। ठीक है, और जिसमें आकर ऑक्सीजन जुड़ती है उसमें क्या, उसका क्या होता है, उपचयन। और उसको बोलते क्या है, अपचायक बोलते। क्या बोलते हैं, अपचायक। मैंने अच्छे से समझाया किसको अपचायक बोलते हैं, किसको ऑक्सीकारक बोलते हैं, किसके अंदर उपचयन हो रहा है, किसके अंदर अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सोडियम। क्या है, सोडियम। और सोडियम के साथ आके क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन। क्या आके जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई। तो यहाँ पर क्या है, 2 सोडियम ऑक्साइड का निर्माण हो गया। सोडियम ऑक्साइड का निर्माण हो गया। तो अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न अभिक्रियाओं में से उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो जब एक का उपचयन हो रहा है तो दूसरे का अपचयन होता है। तो अब यहाँ पर देखो कि उपचयन किसका हो रहा है, किसका हो रहा है उपचयन। तो उपचयन सोडियम के साथ आके ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो ऑक्सीजन किसमें जुड़ रही है, सोडियम के साथ। तो सोडियम का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या लिखोगे आप, सोडियम का उपचयन हो रहा है। ठीक है, अब सोडियम का उपचयन हो रहा है तो अगर इसकी जगह पर आपको ऐसा पूछ ले कि ऑक्सीकारक कौन है, निम्न अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है या अपचायक कौन है, तो आप देखोगे जिसका उपचयन हो रहा है वो क्या कहलाता है, नाम इसका उल्टा है, अपचायक। तो यहाँ पर अगर प्रश्न पहले का तो आंसर आपका क्या है कि अपचयन किसका हो रहा था, आप बोलोगे सोडियम। ठीक है, अब दूसरा है कि उपचयन किसका हो रहा था, आप बोलोगे सोडियम। आप फिर बोलोगे कि अपचयन यहाँ पर किसका हो रहा है, तो जो दूसरा है उसका अपन क्या लिख देंगे, अपचयन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन को सिर्फ यही पूछा है तो अपन इसी का आंसर लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा पूछे तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया अपना अगला। अब इसी में अगला प्रश्न है कि इसमें आपको बताना है उपचयन किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है। तो यहाँ पर देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, फिर यहाँ से निकल के क्या हो गया, कॉपर में से ऑक्सीजन बाहर निकल गई और हाइड्रोजन के साथ आकर ऑक्सीजन जुड़ गई। तो जहां पर भी ऑक्सीजन जुड़ती है उसका तो क्या होता है उपचयन या ऑक्सीकरण। और जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलती है उसका क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, अभिक्रिया होने के बाद कॉपर में से ऑक्सीजन बाहर निकल गई, तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। और किसका अपचयन हो रहा है, कॉपर का। किसका हो रहा है, कॉपर का।
ठीक है। फिर उपचयन या ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, या ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, देखो ऑक्सीजन आके किस में जुड़ गई है, हाइड्रोजन में, तो यहाँ पर H2 का क्या हो रहा है, उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है। सीधा आप ऑक्सीजन को देख लो, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है उसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है उसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। फिर अपचायक या उपचायक पूछे तो जिसका उपचयन हो रहा है उसको तो बोलेंगे अपचायक, और जिसका अपचयन हो रहा है उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक। बस ये हो गया अपने यहाँ पर अपने जो पाठ्यगत प्रश्न थे वो हो गए सारे पूरे। अगले जो 2 वीडियो है अपन उसमें पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न, जो पीछे वाले दिए एक एक अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करेंगे। जुड़े रहिए अरावली पाठशाला से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।